नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील ताड़ा आपका आदर्श विद्या निकेतन के इस YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्यंजन संधि के पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 6 व्यंजन संधि का वो है चतुर्थ व्यंजन संधि। चतुर्थ व्यंजन संधि इस संधि की एक विशिष्ट पहचान है कि इस संधि में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलता है और उनकी जगह अपना पहला वर्ण हो जाता है। आज हम देखें तो इसका सूत्र नंबर 1 यानी एक ही सूत्र है। सूत्र नंबर 1 को देखने पर पता चलेगा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में किसी भी वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण हो तो बराबर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का अपने ही वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है? पहला वर्ण हो जाता है। अब इसमें देखो, याद रखने योग्य विशेष बात कि अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आए, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ये नाम दे दिया विपद धन काले, विपद धन काले। अब हम देखें तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण है? यह द है। द किस वर्ग का है? त वर्ग का। ते वर्ग का कौन सा वर्ण है? त वर्ग का तीसरा वर्ण। ते वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? द। द के बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कौन सा वर्ण है? उत्तर पद का प्रथम वर्ण क अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? पहला या दूसरा। तो उत्तर पद में क्या कह रहा है? किसी भी वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण हो तो बराबर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले तीसरे का पहला करते हैं। द कौन से वर्ग का आता है? द आता है त वर्ग का। कौन से वर्ग का आता है? त वर्ग का। तो विपद का तीसरा का पहला किया त, विपद धन काले, नाम क्या बन गया? विपत काले। क्या नाम बन गया? विपत काले। इसी भी प्रकार से हम नाम देके तो नाम आ गया जैसे कुकुब धन प्रांत। कुकुब धन प्रांत। अब हम इस उदाहरण को देखेंगे तो जैसे कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, यह ब है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण ब है। ब अपने वर्ग का यानी ब कौन सा वर्ग में आता है? ब प वर्ग में आता है। प वर्ग का कौन सा है? प वर्ग का चौथा। प वर्ग का चौथा वर्ण है। तो ब का क्या करेंगे? उत्तर पद में देखे पहले कि नियम पूर्ण कार्य कर रहा है या नहीं। तो देखो आगे क्या नाम दिया हुआ है? प्रांत। प्रांत में पहले क्या आता? प। प अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? पहला व दूसरा। तो यानी 4 के बाद में 1 हो तो 4 का अपना कौन सा हो जाता है? 4 का पहला। 4 का पहला। जैसे कुकुब बे का पहला करते हैं तो क्या होता है? प होता है। कु बे का प ब आधा प ब आधा। कुकुप प्रांत। कुकुप प्रांत। इसी भी प्रकार से हम किसी भी यानी व्यंजन संधि के किसी भी भाग को याद करने के लिए हमें पहले सूत्र के अनुसार 1 या 2 कोई भी उदाहरण याद रख लो। उदाहरण के याद रखने से पूर्ण रूप से चीज़ भी याद हो जाएगी। अब हम अगला इसका पार्ट 7 नंबर पार्ट क्या कह रहा है कि 7 नंबर पार्ट में है कि परस्वर्ण संधि, परस्वर्ण व्यंजन संधि, परस्वर्ण व्यंजन संधि। अब परस्वर्ण व्यंजन संधि क्या होती है? देखो
परस्वरण व्यंजन संधि हम पढ़ने से पहले एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अनुनासिक व्यंजन संधि का ही कक्षा 10 के सिलेबस में अनुनासिक व्यंजन संधि का रूप ही परस्वरण में सम्मिलित किया गया है। अनुनासिक में क्या होता था ये हम पहले एक चीज़ देखे। तो अनुनासिक का एक नियम था कि पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण के बाद उत्तर पद के प्रथम वर्ण में उत्तर पद है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या हो, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। तो बराबर पूर्व पद के प्रथम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का अपना ही पंचम हो जाता है। इस यानी एक का क्या हो जाता है, अपना पाँच, एक का अपना पाँच। जैसे एक चीज़ ये वापस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें यानी थोड़ा ही अंतर है, यही पूर्ण रूप से नियम इसमें भी लागू हुआ। जैसे एक है, एक जैसे नाम आ गया दीक प्लस नाथ, दीक प्लस नाथ। अब देखो ये नियम कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले प्रथम वर्ण का किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का अपना ही पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे नाम आया दिक, क अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता है, क अपने वर्ग का पंचम वर्ण नहीं प्रथम वर्ण, सॉरी क अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, क अपने और क के बाद में क्या न अपने वर्ग का कौन सा है, पंचम। क का पंचम क्या, क का पंचम अंग, अंग और बाकी का सेम टू सेम लिख दो, दीक प्लस नाथ, दीर्घनाथ। अब जैसे परस्वरण है, परस्वरण का सूत्र नंबर 1 वो अनुनासिक वाला सेम ही है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, कौन सा वर्ण होना चाहिए, पहला वर्ण, और उसके बाद उत्तर पद के प्रथम वर्ण में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो बराबर यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले अपने पहले वर्ण का अपने ही वर्ग का पहले वर्ण का अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण। ये सूत्र है। अब इसमें एक उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या मिलता है, उदाहरण जैसे आ गया वाक्धनमय, वाक्धनमय। अब वाक्धनमय क है, क पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाला पूर्व पद है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आया हुआ क अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता है, क अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला। उसके बाद में क्या म अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आया हुआ म अपने वर्ग का पंचम वर्ण है। तो के का पंचम कीजिए, के का पंचम करने पर मिलेगा अंग। वाक प्लस मय का नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम बनेगा, वाड्मय। क्या नाम मिलेगा, वाड्मय। अब यानी इनमें जो मैंने अनुनासिक में जितने भी उदाहरण लिखे हैं वे सभी उदाहरण आपको परस्वरण में भी मिलेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार। अब हम इसी का ही सूत्र नंबर दूसरा देखते हैं। सूत्र नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किस त हो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए, त के बाद में क्या होना चाहिए, ल। तो बराबर त का ल हो जाता है, त का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। एक उदाहरण देखने से पता चल जाएगा। जैसे नाम आया हुआ है तत् दन ल, तत् दन ल। अब इसमें हम देखें तो सबसे पहले पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यही है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण में क्या है, त है। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है, ल है। त दन ल बराबर नाम त का क्या करेंगे, ल। नाम क्या बनेगा, जैसे तत् धन ले तल्ल, तत् धन ले क्या नाम बनेगा, तल्ल। अब ये दूसरा एक उदाहरण और देखे, तत् धन आता है लीन, बराबर नाम को मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम बनेगा, तल्लीन। क्या नाम मिलकर बनेगा, तल्लीन। व्यंजन संधि यहीं पर पूर्ण होती है। वीडियो अच्छा लगे तो देख करके
यानी जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर देख करके कमेंट कीजिए, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। अब हम अगला संधि का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में पढ़ेंगे? विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि क्या होती है? तो इसमें देखें तो हम सबसे पहले एक ही चीज़ हमें याद रखने योग्य है कि तीसरा नाम आया हुआ है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें विसर्ग की जगह परिवर्तन होता है। इसमें किसकी जगह परिवर्तन होता है? विसर्ग की जगह। ये क्या आता है? विसर्ग। इसमें विसर्ग की जगह परिवर्तन होता है। अब विसर्ग है, विसर्ग के भी 3 भेद है मुख्य रूप से, लेकिन किताबों में 4 दिए हुए हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर 3 ही भेदों में आता है। जैसे 1 नंबर विसर्ग में आ गई उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। अब उत्व विसर्ग संधि क्या होती है कि इसमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो तो विसर्ग का ऊ होता है, लेकिन एदन ऊ को मिला करके हम सीधे ही समझने के लिए इसका क्या कर देते हैं? ओ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओ कर देते हैं। जैसे सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1 क्या कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अगर अ हो, अ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो, या क्या होना चाहिए? य, र, ल, व, ह हो, तो बराबर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले विसर्ग का, यानी विसर्ग का क्या कर देते हैं? विसर्ग का कर देते हैं ओ। यानी इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। देखो विसर्ग का बनता है ऊ, और ए धन ऊ को, अ धन ऊ को मिलाएंगे, क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये चीज़ विशेष तौर से याद रखने योग्य है। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखने पर पता चलेगा। नाम आया हुआ है मने धन ज। मने धन ज। अब इसमें एक विशेष तौर से याद रखने योग्य क्या चीज़ है कि इसमें पहले नियम देखो कि सूत्र कार्य कर रहा है या नहीं। क्या कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अह हो। यहाँ पर किसकी मात्रा है? अह की। अह विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण करने में हम क्या बोलते हैं? विसर्ग को ह। क्या बोलते हैं? ह। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? विसर्ग अह आया हुआ है। उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह ज है। ज अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? ज कौन से वर्ग में आता है? ज च वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? वर्ग में च वर्ग में। च वर्ग का कौन सा वर्ण है? ज। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ज होता है। तो मने धन ज नाम मिलाकर बनाएंगे। क्या नाम मिलकर बनेगा? मने धन ज का नाम मिलाकर बनाएंगे तो नाम मिलकर बनेगा मनोज। ये नाम आया हुआ है मने धन हर। मने धन हर। अब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में देखें अह है, ए के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा यर अलावा ह, तो ये क्या आया हुआ है? तो इसका मने धन हर विसर्ग का क्या कर देंगे? ओ। तो मने का मनोहर, क्या नाम मिलकर बन जाएगा? मनोहर। यानी यह अह का क्या हो जाता है? यानी अह का क्या हो जाता है? ओ। या तो कहीं पर हम विसर्ग भी देखते हैं या ऐसा मिलता है अह का ओ हो जाता है। मन धन हर का क्या नाम मिलकर बन गया? मनोहर। क्या नाम मिलकर बन गया? मनोहर। अब इसी भी प्रकार से हम और उदाहरण देखें, और उदाहरण देखने पर हमें पता चलेगा। जैसे नाम आ गया यस धन दा। यस धन दा। अब इसमें हम देखेंगे तो हमें देखो पहले इसका नियम याद होना चाहिए कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए? अह है, और उसके बाद में क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, य, र, ल, व, ह। तो बराबर अ का ये अ है, ए का क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। ए का क्या कर देते हैं, ए का हम कर देते हैं ओ। यस दन दा पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है, ए का क्या कर किया, ओ, तो नाम क्या बना, यशोदा। क्या नाम मिलकर बनेगा, यशोदा। अब इसमें हम किसी भी प्रकार के उदाहरण, जैसे नाम आ गया, सरोज है, चाहे कुछ भी है, लेकिन एक विशेष तौर से याद रखने योग्य चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर कुछ विद्वान ये नाम दिया होता है मने धन कामना। क्या नाम दिया होता है, मने धन कामना। अब इसका हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं मनोकामना। ये गलत है। मन धन कामना का हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं मनोकामना। यह गलत है। देखो नियम कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या मिलता है, किसी भी वर्ग अह मिलो, अह की मात्रा मिल गई, लेकिन उसके बाद में क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये क्या, कौन से वर्ग, क वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला। तो इसमें उत्व विसर्ग संधि न होकर इसमें कौन से, देखो मने धन कामना का नाम मिलाकर बनाएंगे तो नाम मिलकर बनेगा मने कामना, ने की मनोकामना। यानी ये लोप विसर्ग होगी। इसमें कहीं कहीं जगह विसर्ग का लोप भी ऐसे दिया होता है मने कामना, तो इसका मनोकामना नहीं करके हमें क्या करना है, मने कामना। अब जैसे ये नाम आ गया तप धन भूमि, तप धन भूमि। अब ये उदाहरण है, इस उदाहरण को भी हम आराम से देखने पर हमें पता चलता है कि तपे धन भूमि नाम दिया हुआ है, तपे धन भूमि। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है या नहीं है, प्रथम वर्ण है। उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ब कौन सा वर्ग में आता है, ब आता है प वर्ग में। ब कौन से वर्ग में आता है भैया, ब आता है प वर्ग में। तो प वर्ग का कौन सा वर्ण है, प वर्ग में कितने नंबर पर ब आता है, चौथे नंबर पर कौन आता है, ब आता है। तो प का क्या करेंगे, यानी अह की मात्रा है, अह का करेंगे ओ, तो तप का कर दिया तपो, और भूमि का भूमि, तपे धन भूमि। नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, तपोभूमि। इसी भी प्रकार से हमें कोई भी उदाहरण दे दे, जैसे तपोबल है, रजोगुण है, तो कोई भी उदाहरण आए, उदाहरण को हम देख करके उसकी नियमानुसार संधि कर सकते हैं। अब हम उत्व विसर्ग संधि के सूत्र नंबर दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सी होती है, इसमें लोप विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है, ये इसका मने धन कामना मनोकामना नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने आपको चिन्ह लगा कर रखा है, ये क्या है, गलत है। अब हम उत्व विसर्ग संधि का सूत्र नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरा सूत्र मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में एक बात बताई थी कि यानी पूर्व रूप स्वर संधि हमने पढ़ी थी। तो पूर्व रूप स्वर संधि में एक नियम हमने पढ़ा था। तो एक नियम में पूर्व रूप का यहीं पर प्रयुक्त होता है, लेकिन उसमें छोटा सा एक अंतर है। क्या है, सूत्र नंबर 2 के पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए, अह। अह के बाद में क्या होना चाहिए, अ। तो बराबर इसमें 2 परिवर्तन होगा। अह का क्या हो जाएगा, अ का हो जाएगा ओ, और उसमें क्या अंतर होगा, और इसमें अंतर होगा कि अह ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा अवग्रह। ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह। अब इसमें एक उदाहरण, जैसे ये नाम आ गया स धन अयम, स धन अयम। अब हम देखें पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अह मिलना चाहिए, अ है। उसके बाद उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए, अ। तो अह का क्या करेंगे, अह का करेंगे ओ, तो स का क्या कर दिया, सो। अब दूसरा अंतर परिवर्तन कहाँ पर होता है, अ में। परिवर्तन कहाँ पर होता है, अ में। अ है, ए का क्या करेंगे, अवग्रे। अवग्रे स धन अयम, नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, सो अयम। अब एक इसका और उदाहरण बता देता हूँ, क धन अपि, क धन
अपी। पूर्वपद के अंतिम वर्ण में क्या है? अह। अह के बाद में क्या होना चाहिए? अ। तो अह का क्या कर देंगे? ओ। क का क्या करेंगे? को। अ का क्या कर देंगे? औग्रे। क धन अपी मिलाकर बनाएंगे, क्या मिलकर बन जाएगा? कोपी। अब इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न देखो आपको विच्छेद किया हुआ होगा, ऐसा नाम नहीं आएगा। अगर ऐसा नाम आए तो दोनों करना और दोनों के नाम लिखने अनिवार्य है। जैसे ये नाम आपको उदाहरण में दिया जाएगा, यह तो क धन अपी, इसको मिलाकर बनाओ कोपी। उत्विसर्ग संधि क्या होगा? उत्विसर्ग। या आपको नाम दिया होगा को धन अपी, तो इसका नाम भी मिलाकर बनाएंगे। तो पूर्व रूप में हमने पढ़ा था कि अ का क्या हो जाता है? औग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर हम उत्विसर्ग संधि हमारी यही पूर्ण होती है। नमस्कार, धन्यवाद।